हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहरों के राजहंस नाटक के बारे में। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसकी कथा वस्तु, इसका प्रकाशन वर्ष, इसके पात्र आदि, इन सभी चीज़ों पर प्रश्न महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित होते हैं कि प्रकाशन वर्ष क्या है, नाटककार कौन है, इसकी कथा वस्तु क्या है, इन्हीं सब से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इन सब विषय के बारे में जानते हैं। तो लहरों के राजहंस, सबसे पहले बात करें कि इसकी विधा क्या है। तो देखिए, इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा है नाटक। ठीक है, ये नाटक है। अब ये किसके द्वारा रचित नाटक है, तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रकाशन वर्ष की। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1968 ईस्वी। और फिर बात करें कि इसमें कितने अंक हैं, क्योंकि अंकों से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने अंक हैं। तो इसमें कुल 3 अंक हैं। ठीक है, तो ये चारों ऐसी चीज़ें हैं जिससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी कथा वस्तु, विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, इस कथानक की जब हम बात कर रहे थे, तो नाटक का प्रमुख पात्र नंद है, जो गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है। यह नाटक उसी के मन के, यानी कि नंद का जो मन है, उसके अंतर्द्वंद, मन का जो द्वंद है, उसी का चित्रण जो है इस नाटक में किया गया है। एक तरफ यह बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षुक बनना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी सुंदरी की ओर भी अनुरक्त है। यानी ये 2 चीज़ों पर आधारित है। एक तो ये देखिए, यहाँ जो नंद है इस नाटक का प्रमुख पात्र, एक तरफ तो वो बौद्ध की शिक्षा से प्रभावित है, वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी सुंदरी से भी आकर्षित है। जब वह सुंदरी के पास होता है तो आध्यात्मिक होना चाहता है, लेकिन जब वह तथागत के नज़दीक जाता है तो सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हो पाता। नंद न तो सुंदरी को छोड़ सकता है और न ही बुद्ध के आकर्षण से मुक्त हो पाता है। नंद आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नंद किसी के बनाए बनाए मार्ग को नहीं अपनाना चाहता, वह चाहे सुंदरी का आकर्षण दे हो या बुद्ध का निवृत्ति परक बुद्ध दर्शन पर आधारित त्याग। वह स्वतंत्र मार्ग चाहता है और गौतम बुद्ध और सुंदरी से अलग होकर अपने अस्तित्व को पाना चाहता है। यानी उसको तो दोनों तरफ की चाह होती है कि मैं ये भी पालूं, ये भी पालूं। और इसके तो मुख्य जो चीज़ आती है कि वो यही चाहता है कि मुझे इन दोनों से स्वतंत्र एक जीवन मिल सके। अब इस नाटक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें। देखिए, लहरों के राजहंस का कथा का जो आधार है, अश्वघोष का प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदर्य नंद है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि इस कथा का आधार क्या है, इस नाटक का आधार क्या है। तो अश्वघोष के द्वारा रचित महाकाव्य सौंदर्य नंद है। ठीक है, प्रस्तावना में मोहन राकेश लिखते हैं, कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्य नंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिप्रेक्षण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। आशा और आस्था से हताशा और अनास्था का स्वर प्रकट रूप से अधिक बलवान होता है। इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का उद्देश्य कभी नहीं रहा साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है, युग से युग को अलग नहीं करता, कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। तो जहाँ इसमें ऐतिहासिक चीज़ों को लिया गया है, ऐतिहासिक कथा को आधार बनाया गया है, वहीं इसमें कल्पना का क्षेत्र भी जुड़ गया है। रूढ़िगत संस्कार भी जहाँ व्यक्ति का विवेक बन जाए, वहाँ और आशा करना भी व्यर्थ है। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इस दुविधा में उससे ना जाते बन रहा था, ना रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की हो रही थी। तो अब आप जान सकते हैं कि इसका नाम जो है नाटककार के द्वारा लहरों के राजहंस क्यों कहा गया, कि जो
राजहंस होते हैं, यानी कि जो हंस होते हैं वो लहरों पर डोलते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। तो यही स्थिति नंद की भी थी कि एक तरफ तो वो बुद्ध के जो विचार है उनकी तरफ जाना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर सुंदरी को भी वो नहीं छोड़ना चाहता, यानी दोनों नावों पे हम कह सकते हैं कि सवार था। तो दोनों में से किसी से भी वो अलग नहीं होना चाहता था। तो इसलिए उसको क्या है, लहरों के राजहंस कहा गया, यानी जो लहरों पे इधर से उधर डोलता रहे, दोनों के बीच फंसा रहे। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का दूसरा नाटक है। यहाँ नाटककार ने नंद और सुंदरी और गौतम बुद्ध नामक ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्त मार्गों के बीच युगों युगों से मानव की द्वंद्वग्रस्त चेतना को उजागर किया है। दूसरे शब्दों में आषाढ़ का एक दिन का कालिदास ही यहाँ नंद बनकर आया है। तो देख सकते हैं कि जो आषाढ़ का एक दिन है उस नाटक में भी जो कालिदास है वो इसी अंतर्द्वंद में फंसा रहता है, जहाँ एक और वो मल्लिका से प्रेम करता है और उसके बाद जब वो कवि बनने के लिए दरबार में चला जाता है तो वहीं उसको भूल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद जो है उसके मन में भी हमें देखने को मिलता है। लहरों के राजहंस का अत्यंत संक्षेप में कथानक केवल इतना है कि तथागत यानी गौतम बुद्ध अपने भाई नंद के द्वार से बिना भिक्षा पाए ही लौट जाने से बाध्य हुए, क्योंकि उनकी पुकार से वहां कोई सुन नहीं पाया। पता चलने पर क्षमा याचना के विचार से नंद तथागत के पास गया। उसकी पत्नी सुंदरी उसकी अनवरत प्रतीक्षा करती रही। नंद कुछ देर के लिए लौट कर आया, पर वह नंद नहीं आया जो गया था, बल्कि एक दूसरा प्रवज्र त्याग हित नंद घर आया और चला भी गया। सुंदरी के लिए सारा सुखद अतीत एक सपना या कपोल कल्पित तथ्य मात्र बनकर रह गया। स्पष्ट है कि एक क्षण की चूक ने तथागत नंद के द्वार से भिक्षा पाए बिना ही लौट लौट कर विलासी और उसकी गर्विणी पत्नी सुंदरी के समस्त जीवन की धारा ही बदल डाली। इस एक क्षण को ही नाटककार मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक के बड़े ही सजीले, नाटकीय एवं जैसे भोगे हुए क्षण के रूप में चित्रित करके उभारा है। लहरों के राजहंस नाटक में अंतर्द्वंद चिरंतन मानवीय द्वंद के रूप में चित्रित हुआ है। नाटककार यह मानकर चला है कि द्वंद का एक क्षण ही जीवन की समूची आस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन ला देने के लिए पर्याप्त हुआ करता है, बाकी स्थितियों तो मात्र गुजरने के लिए हुआ करती है। लहरों के राजहंस के समग्र रूप को हम एक ऐतिहासिक मिथक ही नहीं बल्कि युग युग की द्वंद्व चेतना के संदर्भों में एक समग्र प्रतीक, एक सूचक बिंब कह सकते हैं। यही इस दूसरे नाटक की वास्तविक सफलता एवं सार्थकता है। तो इनका पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन, दूसरा हो गया लहरों के राजहंस और तीसरा हो गया आधे अधूरे। ये तीन जो है इनके द्वारा रचित नाटक है। चलिए अभी बात करते हैं इनके प्रमुख पात्रों की, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और पात्र का क्या परिचय है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला और प्रमुख पात्र है नंद। नाटक का केंद्रीय पात्र नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। यह नाटक उनके मानसिक द्वंद्व के इर्द गिर्द रचा गया है। एक ओर वे गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षुक बनना चाहते थे, तो दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त है। जब नंद सुंदरी के पास होते हैं तब वे आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन जब तथागत के निकट होते थे तो सांसारिकता से मुक्त नहीं हो पाते। तो नंद जो है किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। ठीक है। श्यामांग नंद का कर्मचारी, यह वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। इसका मन भी नंद और लहरों के राजहंस की तरह स्थिर नहीं है। अगली पात्र है सुंदरी, नंद की रूप गर्विता रानी जो सांसारिकता में पूरी तरह रमी हुई है। यह गौतम बुद्ध के संन्यास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यशोधरा की उदासीनता को दोषी मानती है। सुंदरी संसार का प्रतीक है। ठीक है। नंद मन का, सुंदरी संसार का प्रतीक है। ठीक है। आगे पात्र की बात करें तो वो है श्वेतांग, नंद का प्रधान कर्मचारी है तथा राजमहलों में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र है। अलका सुंदरी की परिचारिका व सहेली जो उसका पूरा ध्यान रखती है।
निहारिका दासी। देखिए जो गौण पात्र है वो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में गौण पात्रों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, गौण पात्रों से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए जो फेमस पात्र होते हैं, प्रमुख पात्र होते हैं, उनको तो सभी जानते हैं, लेकिन गौण पात्रों में ही हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसलिए इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इन पात्रों को ज़रूर देखिए। चलिए आगे है। भिक्षु आनंद गौतम बुद्ध का शिष्य, मैत्रेय नंद का मित्र, शशांक गृहाधिकारी। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रेम और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित द्वंद्व है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक की कथा का बीज और उसका केंद्र बिंदु है। अब क्यों है? क्योंकि नंद को भी कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में चुनाव करना था, तो इसी का आधार है। धर्म भावनाओं से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का नए भाव बोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूप पाश में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशय मत वाले नंद की यही स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता और धर्म दीक्षा में उसके केश काट दिए जाते। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वह इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रप्त और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनैतिहासिक और युगीन बना दे। ठीक है, चलिए ये चीज़ रहने देते हैं। अब आ जाते हैं इसके कथानक पे। पात्र देख लिए, विषय वस्तु आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इसके कथानक को, इसकी क्या कथानक है। मोहन राकेश के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत स्वभाव और उलझे उनके अनेक नाटकों की तरह इस नाटक में भी दिखाई देता है। उनके किसी भी नाटक में समसामयिक परिस्थितियों और समस्याओं का यथार्थ चित्रण मुख्य नहीं है, बल्कि उनके बीच उलझने, टूटते, बिखरते आज के मनुष्य की पीड़ा और मानसिक द्वंद्व ही मुख्य है। यह शायद नाटककार के स्वभाव और मन से ज़्यादा निकट है। लहरों के राजहंस नाटक की कथा अश्वघोष के सौंदर्य नंद काव्य पर आधारित है, जो पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं, कल्पना का पुट बहुत अधिक है। तो यहाँ पे चलिए कथानक है कि नंद और सुंदरी पर यह कथानक केंद्रित है। ये दोनों ऐतिहासिक पात्र होते हुए भी आज के संदर्भ में बिल्कुल आधुनिक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आज के मानव की बेचैनी, विवशता और आंतरिक संघर्ष उनके द्वारा प्रेषित किया गया है। स्वयं नाटककार कहते हैं, तो मोहन राकेश का क्या कहना है कि नंद और सुंदरी की कथा एक आश्रय मात्र है, क्योंकि मुझे लगा कि इस परिप्रेक्षित किया जा सकता है। लहरों के राजहंस नाटक कपिलवस्तु के राजकुमार नंद और अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली पत्नी सुंदरी की कथा है। राजकुमार नंद बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली सुंदरी पूरा विश्वास करती है कि उसके पति नंद उसके सौंदर्य और प्रेम के बंधन से मुक्त होकर कभी भी भिक्षु नहीं बन सकता, लेकिन नंद उसके रूप पाश में बंधना चाहकर भी उससे ऊपर उठना चाहता है। उसकी पीड़ा से वह दुखी हो जाता है। तो नाटक जो है ये 3 अंकों का है। तो इसके पहले अंक में क्या है? नाटक के प्रथम अंक में नंद से पहले साक्षात्कार नहीं होता। बाद में वह थका हारा दिखाई पड़ता है और हमें लगता है कि उसकी थकान और टूटन शारीरिक उतनी नहीं जितनी मानसिक है। आखेट के कारण वह थका हुआ है, लेकिन उसका मन आंतरिक संघर्ष से भरा लगता है। फिर भी वह एक प्रेमी पति के रूप में सुंदरी के सामने आता है और किसी भी प्रकार से वह सुंदरी के हृदय को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। नाटककार ने इसमें नंद के दुविधाग्रस्त और संघर्ष से भरे हुए अंतर्मन का चित्रण बड़ी सफलता से प्रस्तुत किया है। अगले दिन गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा दीक्षा लेने वाली है और इधर सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन किया है। उसके लिए सभी सामंतों और राजपुरुषों को निमंत्रित किया है, लेकिन उसके निमंत्रण
निमंत्रण पर इस आयोजन में कोई नहीं आता। इस घटना से सुंदरी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और क्रोध में वह सजाए गए कक्ष को तोड़ फोड़ देती है। तो ये सब इसके प्रथम अंक में होता है। बात करते हैं इसके दूसरे अंक की। दूसरे अंक में हम देखते हैं कि रात का समय है। अव्यवस्थित कक्ष में सुंदरी झूले में सोई हुई दिखाई पड़ती है। एक चलती फिरती छाया के समान अस्थिर भाव में कुछ सोचते हुए नंद वहां पहुंचता है। सुंदरी के जागते ही नंद की उदासी दूर हो जाती है और वह सुंदरी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करता है। वह चंदन लेप की कटोरी भिगोने से लेकर दर्पण पकड़ने तक के सारे काम करता है। दर्पण टूट जाने से नंद निराश हो जाता है। तभी यह जानकर कि गौतम द्वार से भिक्षा की याचना कर लौट गए हैं, वह सुंदरी से कहता है कि उसे इस लापरवाही के लिए उनसे क्षमा मांगने जाना चाहिए। सुंदरी शीघ्र लौट आने के वादे पर नंद को जाने की अनुमति देती है। तो तीसरे अंक का प्रारंभ सुंदरी और अलका के वार्तालाप द्वारा होता है। सुंदरी को अब नंद की प्रतीक्षा नहीं है। उसके सो जाने पर अलका और श्वेतांग के द्वारा नंद और गौतम बुद्ध के साक्षात्कार की घटना ज्ञात होती है। जबरदस्ती केश काट कर दीक्षित किए जाने के बाद किस प्रकार कुमार ने उनका भिक्षा पात्र अस्वीकार कर बुद्ध को बिना प्रणाम किए निरायुध होकर जंगल की ओर चला गया, इन सारी बातों का वर्णन श्वेतांग करता है। तभी भिक्षु के साथ नंद वहां प्रवेश करता है। उसका सिर मुंडा हुआ और शरीर शत विक्षत है। उसकी बातचीत से पता चलता है कि नंद ने विहार से सीधे वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया और तथागत की आज्ञा के अनुसार भिक्षु आनंद तब से एक छाया की तरह उसके पीछे लगा रहा है। फिर भिक्षु वहां से चला जाता है और सोई हुई सुंदरी को देखकर नंद का एकालाप होता है, जिससे नंद की मानसिक दशा और उसके वन जाने का कारण मालूम हो जाता है। वह केश काट लेने को हास्यास्पद समझ लेता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अब भी वह सुंदरी से बहुत प्यार करता है। परंतु सुंदरी के व्यवहार से नंद दुखी हो जाता है। सुंदरी की राय में लौटकर वे नंद नहीं आए, जो आया है यह कोई दूसरा व्यक्ति है। नंद की उपस्थिति में भी सुंदरी अपने आप को अकेला समझती है। इससे एक ओर नंद नितांत अकेला और असहाय बन जाता है, तो दूसरी ओर यथार्थ का सामना करके मन के संपूर्ण द्वंद्व और वास्तविकता की उगल देने का अद्भुत साहस भी उसे मिलता है। नंद और सुंदरी के इन संवादों का प्रत्येक शब्द जैसे उसके पारस्परिक संबंधों के तारों को कसता चलाता है। अंत में सुंदरी अपने अधिकार खो बैठती है और नंद भी असहायता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उनके प्रेम का तार अंत में कसमसा कर अचानक टूट जाता है, नंद के आहत भाव से चले जाने पर। गठन की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय अंक अधिक सघन और एकाग्रता से युक्त है। पहला अंक सुंदरी के व्यक्तित्व के नाटकीय संघर्ष को व्यक्त करता है। कामोत्सव का आयोजन नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे क्रियात्मकता और तीव्रता आती है। उसकी सफलता असफलता, सुंदरी की आशा निराशा, उसके गर्व और पराजय को स्पष्ट करता है। दूसरे अंक में सुंदरी की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है और साथ ही नंद की आंतरिक संघर्ष, आज के मनुष्य की जटिल मानसिकता व्यक्त हो जाती है। वहीं पे तीसरे अंक की बात करें तो उस संघर्ष की अंतिम बिंदु पर समाप्त होता है और नंद सुंदरी की मनस्थिति को, द्वंद्व के कारण और स्वरूप को प्रकट करता है। लहरों की राजहंस नाटक में सुंदरी तथा नंद के द्वारा दाम्पत्य जीवन में काम संबंधों के महत्व की ओर सूचना दी है। सुंदरी नंद को अपने अधीन रखना चाहती है, जिसके लिए वह कामोत्सव की तैयारी करती है, लेकिन उसका मन संघर्ष से पूर्ण है, जिससे वह शत विक्षत हो जाती है। सुंदरी अतृप्त कामवासना से युक्त नारी है। नाटक में नंद तथा सुंदरी आधुनिक मानव के संघर्षपूर्ण पारिवारिक रिश्ते का दस्तावेज है। वैवाहिक जीवन प्रेम में पूर्ण होते हुए व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व पारिवारिक विघटन का कारण बन जाता है। पुरुष या स्त्री किसी ने अपना अधिकार परिवार में स्थापित करने का निश्चय करते हैं तो परिवार का टूटना शुरू हो जाता है। नाटक में सुंदरी अपने सौंदर्य के द्वारा पति नंद को अपने अधीन रखना चाहती है।
नाटककार ने इसका चित्रण किस प्रकार किया है देख सकते हैं। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं रही होगी कि अपनी इच्छा के अनुसार उड़कर कहीं चले जाते, और अगर किसी ताल में इतने दिनों में थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था। तो ये जो है सुंदरी का कथन है। लहरों के राजहंस नाटक का प्रमुख पात्र नंद दुविधापूर्ण मानसिकता से ग्रस्त है, जो नाटक के आदि से लेकर अंत तक संघर्ष से दुखी है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच लहरों में तैरते राजहंस जैसा वह हिल रहा है। उसका संघर्ष आज के व्यक्ति का संघर्ष है। उसके लिए दूसरों से निर्मित रास्ते में चलना असंभव है। किसी निर्णय लेते समय वह दुर्बल दिखाई पड़ता है। नाटककार ने श्यामांग के जरिए उसके मानसिक संघर्ष को व्यक्त किया है। मुझे एक किरण दो, बस एक किरण, केवल एक किरण। अंधकार में रास्ता खोजने वाला एक आदमी है नंद। तो जयदेव तनेजा की राय में नंद प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो विपरीत ध्रुवों के बीच निरंतर पिसती हुई द्वंद्व ग्रस्त मानव चेतना का प्रतीक है। सुंदरी की उपेक्षा उसके मन को थका देती है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का रास्ता ढूंढने से पराजित नंद अंत में उसे खोजकर चला जाता है। उसकी पत्नी सुंदरी अहम से युक्त नारी है, अतः उसे निरंतर टूटना पड़ता है। दूसरों के सामने अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को ऊंचा करके वह खड़ी है। नाटक के में दृश्य विधान का चित्रण नाटककार ने प्रतीकात्मक ढंग से किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान के लिए राजसी वातावरण, मत्स्यकार आसन, श्रृंगार कोष्ठ, पुरुष मूर्ति और स्त्री मूर्ति, तो ये सब चीज़ें जो है नाटककार ने इसमें चित्रित किया है। यहाँ इस नाटक में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुंदरी का चित्रण एक आधुनिकता, दोनों का जो है आधुनिकता भरे वातावरण में किया गया है। कि जहाँ नंद और सुंदरी की बात करें तो ये पूरा हमें मिलता है कि किस प्रकार की नारी, सांसारिक नारी की का चित्रण जो है सुंदरी के रूप में देखने को मिलता है। और वो अपनी पति का प्रतीक्षा कर रही होती है, लेकिन पति जो है चला जाता है, तो उसका तब भी यही रहता है कथन कि क्या मेरे अंदर मतलब इतना भी नहीं था कि मेरा पति वापस आ जाए। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको यही लगता है कि जो वापस आया है वो उसका पति नंद नहीं है, बल्कि कोई दूसरा है। अब उसकी इस बात से भी नंद को आहत पहुंचता है कि मेरी पत्नी ने मुझे अस्वीकार कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच का मानसिक द्वंद्व हमें इसमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं इस नाटक के प्रमुख कथनों की। श्वेतांग का कथन, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सुंदरी का कथन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे का अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये कथन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे कथन देख लेते हैं। लोग कहते हैं गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, पर मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं है। ये सुंदरी का कथन है। आगे सुंदरी का कथन है, बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपनों से ऊब जाते हैं, तब जहाँ कुछ भी नवीनता दिखाई दे वे उसी ओर उमड़ जाते हैं। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। फिर आगे सुंदरी का कथन है, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आगे, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं क्यों? मेरी कामना मेरा अंतर की है, मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति हो सकती है। ये कथन भी सुंदरी का है। फिर आगे सुंदरी का कथन है, हर बीतता हुआ क्षण मेरे प्रयत्न का उपहास उड़ाता था, फिर भी मैं अपने अंदर के विरोध से लड़ती रही, मन के विद्रोह को किसी तरह समझाती रही, परंतु एक क्षण आया जब वह प्रयत्न मेरे मन से हार गया। फिर ये भी सुंदरी का था। अब नंद के कथन की बात करें, मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास ओढ़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। फिर नंद का कथन है, इतना समझ आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है और कि हर उन्मेष का परिणाम एक निवेश है और काल के विस्तार में निवेश और उन्मेष दोनों अस्थायी है। फिर नंद का कथन है, सुख दुख नहीं है, काई पर फिसलते हुए पांव का एक स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबी हुई बूंद की एक अकुलाहट। उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है, सब किसी उंगली से
आकाश में बनाए गए चित्र हैं जो बनते मिटते साथ ही मिटते हैं, जिसका होना न होना भिन्न नहीं है। सुंदरी का कथन है, नहीं, किसी की समझ में नहीं आता। पत्थर पानी में पत्थर नहीं फेंके, जिसने पत्थर फेंके वह भी छाया थी। यह अंधेरा मुझसे नहीं ओढ़ा जाता। मुझे एक किरण ला दो, एक किरण। तो ये सभी कथन जो है लहरों के राजहंस से थे। तो इसमें कितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, उन सभी चीज़ों का हमने विस्तारपूर्वक देख लिया। कहानी के प्रमुख पात्र क्या हैं, कहानी क्या है इसकी, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या थी, कथन कौन से थे, सभी चीज़ों का हमने डिस्कस कर लिया है। और जल्द ही हम इस पे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।